गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं सीमा यादव, हिस्ट्री लेक्चरर, एटीएस चंदापुर वाराणसी से। हम 12th की हिस्ट्री पढ़ रहे थे सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में। पिछले वीडियो में हमने सिंधु घाटी सभ्यता की उत्खनन कैसे हुआ, उसकी खोज कैसे हुई, इन सब विषयों पे हमने चर्चा किया। सबसे पहले जो है उसके बारे में जानकारी जो हमें चार्ल्स मेसन 1826 में मिलती है। उसके बाद 1921 में डी.आर. साहनी, 1922 में राखलदास बनर्जी हमें जानकारी देते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में सिंधु घाटी की सबसे प्रमुख विशेषताएं। आइए देखते हैं हम सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में पूरी विशेषता। सिंधु घाटी की विशेषता क्या है? सबसे प्रमुख जो सिंधु घाटी की विशेषता है वह नगर नियोजन की विशेषता है। सिंधु घाटी सभ्यता पूर्ण रूप से नगरीय सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता जो है पूर्ण रूप से नगरीय सभ्यता है। ये सभ्यता जो थी ये एक सिस्टमेटिक सभ्यता थी। एक तरीके से शहरों को बसाया गया था, नगरों को बसाया गया था। इस सभ्यता में सलीके से नालियाँ बनाई गई थी, नालियों के किनारे सड़कें बनाई गई थी और दीप स्तंभ बनाए गए थे। सड़कों के किनारे किनारे दीप स्तंभ बनाए गए थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता काफ़ी उन्नत किस्म की सभ्यता थी। तो आइए देखते हैं नगर नियोजन की। सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन कैसा था? सिंधु घाटी सभ्यता में जो भी मोहनजोदड़ो में खुदाई में मिला है, हड़प्पा में मिला है, कालीबंगा, लोथड़ में मिला है, जो भी हमें नगर मिले हैं वो सभी नगर जो हैं काफ़ी उन्नत किस्म के नगर मिले हैं। उन सभी नगरों में सड़कों के किनारे नालियाँ बनी हुई थी। सड़कें एक दूसरे को समकोण पे काटती हैं। नालियों में जो है शोषक कूप बने थे ताकि पानी जो है बीच में रुकने ना पाए और आसानी से पानी निकल जाए। इस प्रकार हम देखते हैं जो नगर हमें मिले हैं नगर सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में, तो ये देखिए, ये एक तरफ पश्चिमी जो नगर था वो थोड़े ऊंचाई पे था, वो टीले पे बनाया गया था। जो पूर्वी नगर है वो थोड़ा नीचे पे था, वो नदियों के किनारे में था, पास में था। और जो पूर्वी नगर है ये ऊंचाई पे है। पुरातत्व विद्वान ऐसा मानते हैं कि शायद यह उच्च वर्ग के लिए पुरोहित वर्ग जो रहा होगा उस समय, जो महत्वपूर्ण व्यक्ति रहे होंगे वो इन दुर्गों में निवास करते रहे होंगे, जबकि पूर्वी नगर जो है ये साधारण जनता के लिए, साधारण लोगों के निवास स्थान रहा होगा। ये नगर जो है, इन नगरों की दुर्गीकरण नहीं किया गया था। जो पूर्वी नगर है वो दुर्गीकरण नहीं किया गया था, जबकि पश्चिमी नगर जो ऊंचाई पर था, टीले पे था, उनका दुर्गीकरण किया गया था। डबल बाउंड्री बनाई गई थी। ये सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये डबल बाउंड्री बनाई गई रही होगी। लोथड़ के एरिया में जो है खुदाई में हमें मिला है एक छोटा सा दुर्ग जिसमें बंदरगाह के भी प्रमाण मिलते हैं, चावल के प्रमाण मिलते हैं। इस दुर्ग का जो मेन द्वार है वो मुख्य रोड की तरफ, मुख्य सड़कों की तरफ खुलता है। यह कुछ विशेष दृष्टिकोण से बनाया गया रहा होगा। शायद यहाँ अन्न भंडारण भी किया जाता रहा होगा, जो है विशेष इसकी व्यवस्था की गई होगी। और इस प्रकार हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो दुर्गों का निर्माण किया गया था वह एक व्यवस्थित तरीकों से निर्माण किया गया था, नगरों का निर्माण किया गया था ताकि नगरों की सुरक्षा की जा सके। आइए गृह निर्माण पर बढ़ते हैं। हम गृह निर्माण को देखते हैं। गृह निर्माण में मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में जो भी घर खुदाई में मिले हैं, ये घर जो है वर्गाकार एक आकृति में मिले हैं। इन सभी घरों में 5 कमरे हुआ करते थे। 5 कमरे, किनारे साइड जो है सीढ़ियों के लिए जगह बना था, सीढ़ियों के प्रमाण मिले हैं। कुआं हुआ करता था, शौचालय, रसोई घर और स्नानागार भी मिला है घरों के अंदर। और इन सभी की नालियाँ जो है मुख्य नालियों में जाकर, सड़कों के किनारे जो नालियाँ थी मुख्य नालियों में मिली हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि उस समय के घर में काफ़ी उन्नत किस्म की जो है व्यवस्था थी, जो आज हम लोग प्रेजेंट टाइम में देखते हैं कि घरों में व्यवस्था हो, लैट्रिन बाथरूम की सुविधा। आज भी हमारे भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में जो है आप देखते हैं कि आज भी हमारे भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में भी शौचालय की और स्नानागार की उचित व्यवस्था नहीं है, जबकि हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की इन घरों में शौचालय, स्नानागार और रसोई घर की पूरी समुचित व्यवस्था मिलती हो। और इस घरों की जो नालियाँ थी वो जो है मकानों के अन्य नालियों के साथ जाकर जुड़ती थी। पानी की एक अच्छी निकास की व्यवस्था थी। मोहनजोदड़ो से, विशेष रूप से मोहनजोदड़ो में जो खुदाई में हमें चीज़ें मिली हैं, मुख्य रूप से विशाल स्नानागार, अन्नागार मिले हैं। विशाल स्नानागार जो
हम देखते हैं कि आज के समय में जिसको हम स्विमिंग पूल कहते हैं, उस समय में विशाल स्नानागार मिले हैं। इसमें इस स्नानागार में अंदर की तरफ सीढ़ियाँ जाती हुई हैं, अंदर की तरफ सीढ़ियाँ जाती हुई हैं और उत्तर की तरफ और पूर्व के दक्षिण की तरफ, उत्तर और दक्षिण की तरफ नीचे की तरफ सीढ़ियाँ जाती हुई हैं और बीच में कुंड बना हुआ है। बीच में जो कुंड बना है शायद वहाँ पे सिंधु नदी का जल आता रहा होगा, जिससे कि यह कुंड भरा जाता रहा होगा। मोहनजोदड़ो में और हड़प्पा में दोनों में अन्नागार मिले हैं। जो अन्न भंडारण के दृष्टिकोण से ये अन्नागार बनाए जाते रहे होंगे, जिससे जो विशेष परिस्थितियां, आपातकाल आने पर, कोई विशेष समस्याएं, सूखा आ जाने पे, बाढ़ आ जाने पर अन्न का भंडारण किया जाता रहा होगा, ताकि काफ़ी समय तक उसको अन्न को हम सुरक्षित रख सकें। इस दृष्टिकोण से अन्नागार का निर्माण किया गया रहा होगा। कांसे की मूर्ति, नर्तकी की मूर्ति भी हमें हड़प्पा से प्राप्त होती है। हड़प्पा में भी अन्नागार मिले हैं, मोहनजोदड़ो में भी अन्नागार मिले हैं। हड़प्पा में एक तांबे का पैमाना मिला है और एक श्रृंगी प्रसू मिला है और कब्रिस्तान का भी हमें हड़प्पा से मिला है। अब आइए हम भोजन पर आते हैं। सिंधु घाटी के निवासी के लोग कैसे भोजन करते थे, किस प्रकार का उनका भोजन था। वो शाकाहारी और मांसाहारी, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन का वो प्रयोग करते थे। और सिंधु घाटी सभ्यता में मुख्य रूप से 9 फसलों का प्रमाण मिलता है, जैसे गेहूँ, जौ, राई, सरसों, चावल, इन सब फसलों का हमें प्रमाण मिलता है। जैसे चावल हमें लोथड़ से मिलता है, इसका प्रमाण, जौ, राई जगह जगह से इन सब का प्रमाण हमें मिलता है। सिंधु घाटी के निवासी जो है वस्त्रों का भी उन्हें ज्ञान था। वही सूती वस्त्र और ऊनी वस्त्र दोनों प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग करते थे, सूती और ऊनी। और साधारण वस्त्र भी मिले हैं और कढ़ाईदार वस्त्र भी मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी लोग दोनों तरह के वस्त्रों का प्रयोग करते थे। कृषि सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी कृषि भी करते थे। कृषि के भी प्रमाण मिले हैं, अनाज के प्रमाण मिले हैं। कालीबंगा और रंगपुर में भी कृषि यंत्रों के प्रमाण मिले हैं, जिससे ये पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग गेहूँ, चावल, सरसों और अन्य प्रमुख फसलों का, सबसे ज़्यादा जौ का उत्पादन करते रहे होंगे। मनोरंजन, सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी मनोरंजन के भी इनके प्रमाण मिले हैं। जैसे बनावली में शतरंज का प्रमाण मिला है, शतरंज मिला है बनावली में, जिससे ये पता चलता है कि उस समय के लोग शतरंज खेलते रहे होंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कला प्रेमी थे, वो आभूषणों का प्रयोग करते थे। उनके बर्तन जो मिले हैं, जो मूर्तियाँ मिली हैं, उसमें भी चित्रकला और कलाओं का प्रयोग हमें मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सोना, चांदी, मिट्टी के आभूषण, तांबा और लोहा का आभूषण का भी प्रयोग करते रहे होंगे और अन्य वस्तुओं का भी निर्माण करते रहे होंगे। तांबे और टिन को मिलाकर, सिंधु घाटी के निवासी तांबे और टिन को मिलाकर कांस्य नामक धातु का निर्माण किए, जिससे इसलिए हम इसको कांस्य युग भी कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को हम कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग धर्म पे पूर्ण रूप से विश्वास करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है पशुपति शिव की आराधना करते थे, क्योंकि एक खुदाई में मूर्ति मिली है जिसपे एक व्यक्ति बैठा हुआ है, जिसके चारों तरफ जो है एक व्यक्ति बैठा है, जिसके चारों तरफ बैल और वृषभ की आकृति के बने हैं, त्रिशूल की आकृति बनी है। तो जिससे पता चलता है कि उस समय शिव, पशुपति शिव की लोग पूजा करते रहे होंगे। मातृ देवी इनकी प्रमुख देवी हैं। हाँ, एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो मोहनजोदड़ो में खुदाई में हमें स्वास्तिक का चिन्ह मिलता है। स्वास्तिक का चिन्ह जो आज भी हम प्रयोग करते हैं, ये उस समय स्वास्तिक का प्रयोग किया जाता था। ये भी एक शुभ की दृष्टि से प्रयोग होता है आज भी हमारे घरों में। सिंधु घाटी निवासी पशुपालन भी करते थे। घोड़े का प्रमाण मिला है। सुकोटरा में कुत्ते और बैल आदि की कंकाल हमें मिलते हैं, जिन कंकालों से पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपालन भी करते थे और पशु प्रेमी भी रहे होंगे। सिंधु घाटी सभ्यता की भाषा पर विद्वानों का, कई विद्वानों के बड़े ही इनकी भाषा अभी तक पढ़ी नहीं जा चुकी है, क्योंकि इनकी भाषा शैली है जो चित्रात्मक शैली है, आज तक ये रहस्य है विद्वानों के लिए, विद्वान इसको आज तक पढ़ नहीं सके हैं। अगर हम शायद सिंधु घाटी सभ्यता की भाषा को पढ़ लेते तो हम बहुत ज़्यादा कुछ सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में जानकारी हमें मिलती, हम और बहुत कुछ
जानते, परंतु यह अफसोस की बात है कि आज वर्तमान समय में यह भाषा अपठित है, इसको पढ़ा नहीं जा सका है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग व्यापार करते थे। उस समय की मिस्र जो नील नदी के किनारे की सभ्यता है, और दजला फरात जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है, इसकी समकालीन सभ्यताएं थी। वहाँ पर ये लोग व्यापार करते रहे थे। यहाँ के प्रमाण वहाँ पर मिले हैं, और वहाँ के सभ्यता के प्रमाण हमारे सिंधु घाटी सभ्यता में मिलता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता एक काफ़ी उन्नत किस्म की सभ्यता थी। एक सबसे विशेष अगर ध्यान देने वाली बात है तो सिंधु घाटी सभ्यता एक पूर्ण रूप से नगरीय सभ्यता थी, जो एक सिस्टमेटिक तरीके से नगरों को बसाया जाता है। उस प्रकार से सिंधु घाटी की सभ्यता पूर्ण रूप से नगरीय सभ्यता। आज हम प्रेजेंट टाइम में चंडीगढ़, ग्रेटर नोएडा में हम देखते हैं जिस प्रकार चौड़ी सड़कें और सिस्टमेटिक तरीके से हम नगरों का जो है निर्माण करते हैं, नगरों को बसाते हैं। उस समय में आज से 4000 वर्ष पूर्व, आज से 4000 साल पूर्व जो है, वहाँ पे उस टाइम लोग उतने उन्नत और विकसित रहे होंगे जिन्होंने वाटरप्रूफ जो है ईंटों का प्रयोग किया, दुर्गों की सुरक्षा के लिए वाटरप्रूफ ईंटों का प्रयोग किया, नालियों में जो है वाटरप्रूफ ईंटों का इन्होंने प्रयोग किया है। इससे ये पता चलता है कि इन्हें वाटरप्रूफ ईंटें भी बनाने आते थे। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता काफ़ी विकसित सभ्यता रही होगी। आज हमारे वर्तमान समय में हम लोग इतना अब भी हमारे गाँव में इस तरह की नगरीय सभ्यता नहीं मिलती है जितनी कि उस समय की ये उन्नत सभ्यता थी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, ये संभवतः विद्वानों का मानना है कि ये दोनों, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, ये दोनों संभवतः उस समय की राजधानी रही होगी, जो मुख्य रूप से राजधानी रही होगी, जो काफ़ी उन्नत किस्म के यहाँ पर जो है निर्माण और वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जो इतनी उन्नत थी कैसे समाप्त हो गई। इसकी समाप्ति के विषय में विद्वान काफ़ी कुछ, कई लोगों का कई तरह का मत है। कुछ लोग कहते हैं कि प्राकृतिक आपदा कैसे समाप्त हो गई, कुछ लोग कहते हैं महामारी या जो है आक्रमण की वजह से, लेकिन ज़्यादातर विद्वानों का यह मानना है कि प्राकृतिक आपदा, बाढ़, भूकंप या अन्य नदियों के बाढ़ से या भूकंप आ जाने से इस तरह की कोई घटना घटी होगी जिससे कि सिंधु घाटी सभ्यता पूर्ण रूप से समाप्त हो गई। आज हम जो है आपसे सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में हमने इस चैप्टर को कंप्लीट किया, और मुझे उम्मीद है कि आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। अगर आप इसको बुक पढ़ेंगे तो और भी आपकी चीज़ें क्लियर होंगी। थैंक यू। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। धन्यवाद।